दादाजी ने कहा था कि गांव में हम सबसे ज़्यादा अमीर थे। जी। आपकी ट्रेन कहाँ से चली थी, अगर आप ये बता दें, फिर कुरुक्षेत्र की तरफ हम आते हैं। जो नहीं दिखाया जाए ना, किताबों में नहीं पढ़ा ना, जी, वो कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा। सो बेसिकली आप एक बिजनेस कम्युनिटी से ही या बिलोंग करते थे, बिजनेस दैट वाज योर बिजनेस। या तो उसमें क्या होता था कि वो गुलाबी रंग का छिड़काव कर देते थे पोस्टमैन। जी, कितना डिप्राइवेशन में उस समय समय निकला सबका। विभाजन तो पंजाब का ही हुआ, जी। पंजाब मैक्सिमम तो पंजाब का हुआ। जी। और आपने बताया कि खाना भी ऐसा किस्मत से मिला और कितनी परेशानी आपने झेली। आप जैसे लोग हमारे लिए लेजेंड्स हैं। उस समय मेरे दादाजी वहाँ गांव में वैद थे। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज़ की इस इंटरव्यू श्रृंखला में, जहां आज हम फिर से एक बार आ गए हैं एक नए सर्वाइवर से मिलने, उनकी जीवन गाथा सुनने, ये देखने कि उन्होंने किन स्ट्रगल्स के थ्रू भारत आए, पाकिस्तान से अपनी जीवनी चलाई और आज हम आए हैं दिल्ली में शालीमार बाग स्थित श्री बंसी लाल कालरा जी से मिलने। श्री बंसी लाल कालरा जी का जन्म 5 अगस्त 1940 विलेज सियाल, तहसील बक्कर, डिस्ट्रिक्ट मियांवाली में हुआ और 7 या 8 वर्ष की उनकी उम्र थी जब भारत का विभाजन हुआ। विभाजन के कुछ समय पूर्व वो अपने पूरे परिवार के साथ भारत आए और यहाँ आके उन्होंने अपनी एक जीवनी चलाई। आइए मिलते हैं इस नए साक्षात्कार में श्री BL कालरा जी से। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार बाबूजी। बाबूजी, आपका जन्म 1940 में हुआ और मियांवाली डिस्ट्रिक्ट से आप रहते थे, वहाँ आपके ताल्लुकात थे, आपका घर परिवार वहीं था। सबसे पहले आप क्या हमें बताना चाहेंगे कि उस समय में आपका परिवार क्या करता था, आपके परिवार की जीवनी कैसे चलती थी? उस समय मेरे दादाजी वहाँ गांव में वैद थे, केवल दादाजी वैद होते थे। जी। तो न केवल हमारा गांव बल्कि साथ के गांव में 2-3 गांव थे जो वो भी दादाजी के पास आते थे अपनी बीमारी लेके। जी। दादाजी अपने घर में ही दवाइयाँ बनाते थे, जिसमें हमारी भाषा में बोलते कुश्ते बनाते थे। कुश्ते? हाँ, दवाइयों को कुश्ते बोलते हैं। वो बना के उनको देते थे और कई लोग ठीक हो जाते थे। तो कई बार वो पैसे वैसे नहीं जाता था, वो आम तौर पे जब फसल आती थी तो गेहूँ दे जाते थे। जी। तो उसी से हमारा पिताजी भी, ज़मीनें हमारी थी, पिताजी ज़मीनें उनको काश्तकारों को, मुजेरों को देते थे, तो और 50-50 प्रोडक्ट को 50-50 करते थे। सो बेसिकली आप एक बिजनेस कम्युनिटी से ही या बिलोंग करते थे, दैट वाज योर बिजनेस। या तो और कोई ऐसी यादें जो उस समय की हों, विभाजन से पूर्व की, आपके परिवार की, घर परिवार, आस पड़ोस की? नहीं, यूँ तो बहुत हैं, लेकिन जी। कह नहीं सकते। मार पड़ती थी रात को, वहाँ बिजली तो होती नहीं थी उस जी, समय। उस समय जी। गांव में बिजली नहीं होती थी, बिजली नहीं है तो पानी भी नहीं होता था कि किसी के घर में नलका होता था, जो खाते पीते घर के थे, नलका होता था, हैंडपम्प, और वो हैंडपम्प से फिर पड़ोसी भी आके पानी भरते थे। जी। तो जब मैं कुछ समझ में आई, उस समय हमारे घर में, हमारे गांव में 8 घर हिंदुओं के थे। 8 घर जी। जिसमें से 4 घर तो हमारे थे। एक बगड़ था बहुत बड़ा जी। उसमें एक मेन गेट था, एक ही गेट था, और उसमें दादाजी के 4 भाई, दादाजी समेत 4 भाई थे। दादाजी, मेरे दादाजी जी। श्री बालक राम कालरा और उनके 3 भाई, तो 4 भाई हो गए। तो उनके अलग अलग पोर्शन थे। जी। 4 घर तो ये थे। एक घर इन दादाजी के बहन के बेटे का था। अच्छा। वो थोड़ा गांव अलग अलग था, दूर है। जी। तो वो कपड़े की दुकान करते थे, कपड़ा राशन पे मिलता था। एंड आई रिपीट, राशन पे मिलता था, कैसे नहीं मिलता था, क्यों ये तो मुझे पता नहीं। इसी तरह 2 और हिंदू थे, तो उनके दुकान थे। एक दुकानदार का नाम था तोता रोशन, भाई थे दोनों।
तो तोता, एक का नाम तोता था और एक का नाम रोशन था, तो वो थे। और एक और दुकान थी मुरली, जी। ये प्रोविजन शॉप होती थी। हमारी भाषा में कुछ और बोलते हैं इसका, लूड़ी टेढ़ी जी। भाषा में लूड़ी टेढ़ी थी दुकान थी। जी। तो मतलब जो प्रोविजन होता है घर के काम सामान के लिए, वो होता था। तो ये दुकानें थी और इतने ही घर थे जो मेरी समझ में, उससे पहले हो सकता है जी। जी। जो मैंने देखा जी। है, वो केवल 8 परिवार और 8 ही आदमियों की दुकानें थी, वो दुकानों में काम करते थे। So I think it would not be a wrong statement to say that you belong to an affluent section of society, to a एक अच्छा आपका। एक बार मेरे दादाजी ने कहा था कि गांव में हम सबसे ज्यादा अमीर थे। जी। आई डोंट नो हाउ फार ट्रू, बट आई थिंक इट इज ट्रू, आई Yeah, थिंक yeah. इट इज क्वाइट ट्रू। हाँ। तो कालरा जी, इतना सब कुछ जब आपका परिवार, इतना पैसा, इतनी जमीनें, इतने घर, आपने बताया सब कुछ छोड़ के ही आना पड़ा क्या? हाँ। सब लोग आपके साथ आ गए, कुछ लोग वहां रह गए, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, एक्चुअली या आपका पूरा कुटुंब, पूरा खानदान correct. सब आ गए यहाँ पे? वो हमारे जो दादाजी थे उसके तीसरे भाई, जी। दादाजी दूसरे बड़े थे जी। और उसके बाद तीसरे और चौथे। जो तीसरे थे उनकी शायद मुझे लगता है कुछ पटती नहीं थी या भाइयों में कुछ होगा। जी। जी। तो शहर में आके, बक्कर में आके वो अलग कहीं रहते थे। तो वहाँ मुसलमानों ने अटैक कर दिया और सबको मार डाला और औरतों को पकड़ के ले गए। औरतों के साथ बच्चे थे। मुझे याद है उनमें से एक दूर के चाचा जी, तो उनका बेटा मेरी उम्र का था, वो यहाँ पाके बताऊँगा बाद में। तो वो उनके पूरे घर वालों को मार डाला। उनके साथ दादाजी के साथ, वो दादाजी के भाई के, उनके साथ उनके जवाई, उनके 2 बेटे वगैरह वगैरह। लेकिन एक बेटा जो था, यानी कि मेरे दूर से चाचा हुए ना, तो वो चाचा बहाना करके पड़े थे, मरे हुए थे। तो जब बाद में वो मुसलमान चले गए मार जोड़ के सबको, तो फिर वो 8-7 आदमी होंगे मरने वाले। तो वो जब उठे तो फिर वो आए शहर में ढूंढने के लिए। तो पता लगा उनको कि हम कैंप में गए हुए हैं। गवर्नमेंट ने मियाँ वाली बक्कर में कैंप लगाया था, रेलवे के पास में। मियाँ वाली डिस्ट्रिक्ट में ना, बक्कर तहसील में, तहसील बक्कर में कोई कैंप लगाया था रेलवे के पास में। तो वो वहाँ आ गए हमें ढूंढते हुए। तो वो उसको मेरी माँ देखभाल करती थी। क्या देखभाल थी? उनके माताजी के पास घी का डब्बा था, देसी घी। जी। उन दिनों तो देसी चलते थे, डालडा वालडा बाद में आया। जी। तो वो हुए थे और कहीं से कपास ले ली और वो थोड़ा सा लेके और उसमें लगाते थे जहाँ जहाँ जख्म हो, उनके जख्म थे। तो कुछ भगवान की दया से या जैसे भी हो वो बच गए। उनकी मेरी माता जी देखभाल करती थी। तो माता मेरी जो है बड़ी थी, तो उनकी दूर से रिश्ते से भाभी हुई, तो वही देखभाल करती थी। तो वो बच गए। फिर कुरुक्षेत्र में हमारे साथ ही रहे, हमारे साथ ही सोते थे, ज़मीन पर सोते थे हम लोग। झुग्गी बनाई थी हमने पिताजी के साथ मिलके। पिताजी और चाचा जी ने झुग्गी बनाई थी, उसी में हम सोते थे। ये भारत आने के पूर्व की बात बता रहे हैं? ना, भारत आने के बाद में कुरुक्षेत्र में। लेकिन बाबू जी, अगर हम शुरुआत से जाएं तो आपकी ट्रेन कहाँ से चली थी, अगर आप ये बता दें, फिर कुरुक्षेत्र की तरफ हम आते हैं। पहले तो वो मियाँ वाली से चली होगी ट्रेन। जी। हाँ, तो वो लाहौर आए। लाहौर आए। तो लाहौर से फिर सीधा आए। लाहौर से कुरुक्षेत्र ना, हाँ, कुरुक्षेत्र। जी। तो बताते हैं कि कुछ घंटों की जर्नी है जी, परंतु लग गए थे 2 दिन। और उसमें कुछ बातें जो बाद में सुनी है पेरेंट्स से, बताइए प्लीज। वो टिपिकल है। नंबर 1 कि मैं और मेरे से बड़ा भाई था, उनकी डेथ हो गई। वो बड़ा था तो हम भूखे थे और उल्टी कर रहे थे, जो पिताजी से मालूम पड़ा। तो पिताजी स्टेशन पे गए। उन दिनों में 1 पैसे की 64 पैसे होते थे रुपए के जी। तो 1 पैसे की 2 रोटी मिल जाती थी। तो वो दुकानदार से बात की तो 1 रुपए की 1 रोटी दूंगा। हिंदू थे, क्योंकि पकड़ी देख के उन्होंने, भाई हिंदू है, 1 रुपए की 1 रोटी दूंगा। तो पिताजी ने पैसे निकाले, उनके पास कुछ थे, चांदी के सिक्के होते थे उन दिनों में, ये तांबे वांबे के नहीं बने थे बाद में।
तो वो देने लगे, तो इतने में 2-4 मुसलमान हो गए, तो उन्होंने अटैक कर दिया, तो वो रोटी नहीं मिली हमें, तो आ गए। तो उन्होंने समझ लिया था पिताजी ने कि भाई ये दोनों बच्चे तो गए भगवान की दया से, क्योंकि उल्टी कर रहे थे, भूखे थे। कई दिनों तो से। हाँ, तो वो कैसे क्या, पता नहीं क्या चक्कर था, क्योंकि मुझे उसके ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन ये मुझे मालूम पड़ा कि हम उल्टी कर रहे थे, किस तरह आए, और जैसे ही बॉर्डर क्रॉस किया जी। तो उसके बाद सरदार लोग खड़े होते थे, टोकरे भर के परोठे लेके और कुछ और खाने का, तो बस वो ऐसे देते थे जैसे बस भीख मांग रहा है। तो वो भूख रहे थे तो हमने लिया खाना, और हम आए थे, वो मुझे याद है। वो ट्रेन जो थी, जिस डिब्बे में हम थे, वो डिब्बा जानवरों वाला था। दैट मीन वो साइड में वाल जो होती है ना, जी। से अबाउट 3-4 फीट, जिसमें जानवर बढ़ जाता है, और जी। ओपन था, ओपन ओहो। ओपन। धूप में आप लोग हाँ, ट्रैवल किया आपने? धूप में तो कोई बात नहीं, लेकिन वो उस समय जान प्यारी होती है, धूप नहीं लगती है। जी बाबू। एनीवे, तो उस डब्बे में हम थे, और अलग हो गए थे। मेरे पेरेंट्स किसी और में थे, मैं, मेरी भाभी और मेरी बहन, बड़ी बहन और बड़ी भाभी, हम एक डब्बे में थे, और औरतें कुछ डब्बे में आ गई थी। अब भगवान की दया से बच गए, कुछ लोग मारे गए। मेरे को बड़ा ताज्जुब हो रहा है, और आने वाली पीढ़ियों को बाबूजी इस साक्षात्कार के थ्रू हम यही बताना चाहेंगे कि पूर्वजों ने कितना कुछ झेला। मतलब कमिंग फ्रॉम एन एफ्लुएंट सेक्शन, कमिंग फ्रॉम अ गुड फैमिली, कितनी त्रासदी आप लोगों ने झेली। और आपने बताया कि खाना भी ऐसा किस्मत से मिला, और कितनी परेशानी आपने झेली। आप जैसे लोग हमारे लिए लेजेंड्स हैं। तो खाना तो वो तो एक्चुअली जो नहीं दिखाया जाए ना, किताबों में नहीं पढ़ा ना, जी, वो कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा। जी प्लीज। नंबर 1, जब हम इंडिया आए, सॉरी, उस एरिया से इस एरिया माइग्रेट किया, जी। तो कुरुक्षेत्र में रुके, और कुरुक्षेत्र में कुछ पैसे थे, बैलगाड़ी हायर करके कैथल गए। कैथल, हाँ, कैथल, कुरुक्षेत्र में एक हाँ, कस्बा है और कैथल। कुरुक्षेत्र से कोई 20-25 किलोमीटर जी, है, पास में ही है। जी। पास में है। तो वहाँ गए, और वो हमारे भाई के साले ने कोई मकान को था, ताला लगा था, ताला तोड़ के उसमें हमें घुसा दिया, जी। तो हम उसमें रहते थे। तो उसके बाद जीवन यापन जो हुआ ना, जी बाबूजी। वो मैंने कभी नहीं पढ़ा, जो वक्त में मैंने देखा है, वो पढ़ा नहीं कभी। वो क्या है कि उन लोगों को, हम जैसों को, कितनी मुश्किल हुई पेट भरने के लिए, क्योंकि आपको 95-99% इनकम जो थी ना, वो केवल पेट के लिए काम आती थी। जी। सो मच सो कि जो माँ, हम एक रोटी मांगते, 2 रोटी मांगते थे, तो तीसरी देने पाई, तो माँ बोलती, अरे इतनी तो खा ली, कितने और खाएगा भाई। अब उस समय नहीं समझ थी, अब समझ में आया कि भाई पैसा ही नहीं था अनाज खरीदने के लिए। राशन की दुकान मिल गई, पता लगा राशन की दुकान, तो वहाँ पागलों की तरह लाइन लगी हुई है, राशन कार्ड बनवाना है। वो हमारी लिटरेचर में कहीं नहीं लिखा हुआ कि इन लोगों ने कैसे अपने पाँव पे खड़े होके जिंदगी गुजारी है। इवन आई माई सेल्फ, व्हेन वी केम देयर, कैथल में आए हैं जब, तो अब कब मैं स्कूल में गया ये तो मुझे याद नहीं, लेकिन हमारी भाषा वो मास्टर जी नहीं समझ रहे होते, और ना मास्टर की भाषा हम समझ रहे थे, पिताजी समझ रहे। मैं अभी आपके सामने ही बोलूँगा वो भाषा। वो मास्टर पूछे, मास्टर मैंने को पूछे, मेरे पिताजी बता रहे हैं, मास्टर ने मैं को पूछे इनकी उम्र कितनी है, और मेरे को क्या पता उम्र। वो जो ढल्ला राम का ब्याह होया सी ना, ढल्ला राम दे 2 साल बाद ये पैदा होया सी। आपको समझे नहीं समझे, कारण तो उसी कारण से कैथल में जब हमने एडमिशन लिया, तो फिर वो जितने पाकिस्तान से आए हुए थे उनके लिए अलग स्कूल खोला गया, क्योंकि भाषा नहीं समझ। जी। फॉर एग्जाम्पल, आप तरबूज जानते हैं हिंदी में,
लेकिन हम नहीं जानते थे। हम बोलते थे हिंदवाड़ा। तरबूज को क्या बोलते थे? हिंदवाड़ा। हिंदवाड़ा। ककड़ी। जी, ककड़ी आपने, हम बोलते पाबी। तो इसी तरह माचिस हम बोलते हैं गोटा। गोटा वो तीली। और यकीन करो कि नहीं, आपको अदब लगेगा, लेकिन ये सच है कि मेरी माता जी और दूसरी औरतें घबराने से कहते मेरे 2 महीने हो गए माचिस चल रही है। इतनी कंजूसी से जीना पड़ता था कि माचिस जो मेरे ख्याल में 1-2 पैसे की आती होगी, कहते 2 महीने से चल रही है। तो एक गोहा होता है, एक गांव का गोबर होता है ना, गाय का भैंस का गोबर, तो उसको सुखाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं गोहा। तो वो गोहा का टुकड़ा लेके पड़ोसी के घर में आग जली हुई है तो वो रख देते थे, तो वो उसमें आग लग जाती थी। तो वो फिर ला के फिर अपने हमारे घर में अपने चूल्हे में, चूल्हा चलाते तो वो उन्होंने एक तीली बचाई है माचिस की, एंड दैट इज अ बिग प्रॉफिट। वो उसको घर से कहे कि माता जी 2 महीने हो गए मेरे को माचिस तो जला रही अभी मैं। बाबूजी, कितना डिप्राइवेशन में उस समय निकला सबका। रियली मुझे दुख इस बात का होता है कि ये लोग, कोई नहीं बताता हमें कि उन लोगों ने जो आए थे पाकिस्तान से, उन्होंने कैसे, वेल टू डू जो थे वो तो थे, देयर नो डाउट। मैंने सुना है कुछ लोग जहाज़ों में आ गए थे, उन पहले पाकिस्तान से पहले आ गए थे वगैरह वगैरह, वो सब जो ओनली लिमिटेड, वेरी लिमिटेड पीपल। यस। जब अब आपको पाकिस्तान की कुछ बातें बताता हूँ जी। नंबर 1, गांव में पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे जी। अब क्या होता है कि दूसरे गांव से आपने कोई त्यौहार है, आपने एक चिट्ठी लिखी मिस्टर कालरा उस गांव सियाल के, तो चिट्ठी लिखी, तो उस जब चिट्ठी लिखवा रहे थे तो उस समय उनको पता था गांव में पढ़ा लिखा तो होगा नहीं कोई, तो कब पता लगा कब कोई आएगा, तो उस समय पढ़ा पोस्टमैन बताएगा नहीं बताएगा, तो क्या होता था, एक कोड होते थे। वो ये है कि अगर चिट्ठी में खुशखबरी है, यानी कि किसी का बेटा पैदा हुआ है या किसी की शादी है, तो उसमें क्या होता था कि वो गुलाबी रंग का छिड़काव कर देते थे पोस्टमैन पोस्ट कार्ड पे। तो उनको पता लगा भाई खुशी की खबर है, ये कोई क्या है वो तो कोई पढ़ के देगा। और इसी तरह अगर कोई डेथ की हुई तो उस पोस्ट कार्ड को थोड़ा सा फाड़ देते थे। तो ये कोड वर्ड थे। एंड नंबर 2 जो मुझे वहाँ का मालूम है, भुगड़ी। आपने भुगड़ी सुना होगा? नहीं सुना? नहीं। ये दाक होती है, औरतें जानती हैं ना, खीर में वगैरह। अच्छा, क्या बोलते हैं यार उसको, खीर में हम डालते हैं जी, चावल की खीर बनती है ना, तो उसमें मुझे भूल गया, इनसे पूछो सरदार जी से, दाक होती है, किशमिश किशमिश जी। तो वो उसको हमारी भाषा में बोलते थे भुगड़ी। तो वो भुगड़ी दे के तेरे को दिया, वो उस गांव में जाके फलां आदमी को देनी है। दैट मीन्स दिस इज इन्विटेशन फॉर माई सन्स मैरिज। आज इन्विटेशन कार्ड है या इस पे आ जाती है, गूगल पे आ जाती है, व्हाट्सएप पे वगैरह वगैरह। तो उस समय भुगड़ी, तो अगर किसी ने बोला अरे यार वो तेरे मामे के चाचे के जो उसकी शादी थी तो तू नहीं गया, मेरे को भुगड़ी नहीं भेजी कोई, मैं क्या करता। वो कहेगा मेरे को इनविटेशन नहीं आया, तो इनविटेशन नहीं आया नहीं है वो, क्योंकि ये अंग्रेजी में तो जानते थे, तो मेरे को भुगड़ी नहीं आई, तो इनविटेशन नहीं आया। इनविटेशन नहीं। जी कौन सी भाषा थी ये? हम इसको बोलते हैं आमतौर पर मुल्तानी। पर भाषा जो होती है ना वो थोड़ी सी बदलती रहती है। जी बिल्कुल, आपका पता 100 मील पे जाके भाषा बदलती है जी। मैक्सिमम जिंदगी मेरी जो है साउथ इंडिया में कटी है। अच्छा। बेंगलोर में, मद्रास में, चेन्नई, ताम्बरम, आवड़ी सुना होगा आपने, आवड़ी है, ताम्बरम है जी। और मैक्सिमम मेरा लाइफ उधर ही कटा है, तो हो जाता है नहीं।
बाबूजी, आपने बहुत सही बोला कि ये लिटरेचर में हमें नहीं पढ़ाया जाता, हाँ। और यही तो हमारे विश्वविद्यालय की मुहिम है, हमारे सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज़ की, कि जो हिडन चीज़ें हैं, जो हिडन नैरेटिव्स हैं, जो शायद कई गलतियों की वजह से नहीं आ पा रहे। आज आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हमारे को ये बातें बताई। आपने बताया कि किस तरह विभाजन से आज एक नई चीज़ पता चली कि सिर्फ घर, जान और चीज़ें ही नहीं, बल्कि भाषाओं पर भी असर पड़ा। भाषाओं पर भी, और मेन चीज़ जो मुझे लगती है, अनाज में जो में डिफर कर है जी कि वो लोग पाँव पे कैसे खड़े हुए। जी, ह्यूमन रेजिलियंस, जी बिल्कुल। कैन यू बिलीव, अब मेरे पिताजी एक बार टोकरा लाए थे केले खरीद के सब्जी मंडी से, और उनको शर्म आती थी क्योंकि खाते पीते घर के थे पाकिस्तान में। जी। तो मेरे को बोले थे कि वो तुम चिल्लाओ, 1 पैसे के दो, 1 पैसे दो, 1 पैसे दो। मैं चिल्ला रहा था वहाँ कैथल में, एक जगह है दुकान, तो दुकान नहीं, बाहर ही खड़े हुए, तो 1 पैसे के दो, 1 पैसे के दो, ऐसे ही होते थे कुछ भी जो। तो वो ज़माना हमने देखा है। जी, कितना अननेसेसरी ट्रेजेडी रहा है उसके पार्टीशन। बाद जब बहुत साल बाद हुई, एक बताता हूँ मैं, जी, कि मैंने FA किया था, एक क्वालिफिकेशन होती थी FA, FA। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स। ओके। 10वीं के बाद हम जी। लोग कॉलेज में जाते थे, हम्म, तो 2 साल का कोर्स होता था, FA बोलते थे। मैं FA करके कैथल से जहाँ दिल्ली आ गया था, भाई जी। मेरा रहता था। तो जी उस समय नौकरी के लिए गवर्नमेंट ने, ये बता रहा हूँ मैं 60 की बात, बिगनिंग ऑफ 60 जी। या 58 59 समवेयर। जी तो उस समय गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज खोले हुए थे, जो आज जी। नहीं सुना होगा पहले आपने। खोलती थी जी। हाँ, तो वहाँ जाके नाम लिखाओ और यू आर फिट फॉर बीच क्वालिफिकेशन। तो मैं नेचुरली मैं FA किया था, तो आई कैन बिकम ए क्लर्क ओनली, नॉट मोर देन दैट। तो वो फिर वो चिट्ठी लिखेंगे, पोस्ट कार्ड लिखेंगे कि फलां जगह चले जाओ, वहाँ इंटरव्यू है, एग्जामिनेशन है, ये है वो है। उनके कहने से, लेटर से मैंने TTE का, रेलवे वाला TTE का एग्ज़ाम दिया था। रिजर्व बैंक में रिजर्व बैंक के लिए LDC, तब हमें मालूम नहीं था LDC क्या होता है, लोअर डिवीजन क्लर्क है। जी तो और बाद में पता लगा कि एयरफोर्स का भी है। तो एयरफोर्स में यहाँ है रेस कोर्स, आपने सुना होगा, प्राइमरी कोठी के सामने। बगल में ही, पास में तो जी। मैं वहाँ गया था, तो वहाँ इंटरव्यू में वो पहले कपड़े उतार के सर्टिफिकेट हाथ में लेके वो डेट ऑफ बर्थ देखते हैं। तो वहाँ अंदर गए, वो मेन गेट पे ही आपकी डेट ऑफ बर्थ देखेंगे, इफ़ यू आर विद इन दैट टाइम। मेरे ख्याल उन दिनों 17 से 20:30 तक था जी एयर में। तो बाकियों को बाहर गए, हमें अंदर आ जाओ। अंदर आए तो जैसे अंदर गए गेट के, तो कपड़े उतारो और फिजिकल टेस्ट और छाती वाती नाप वगैरह वगैरह। तो व्हाट आई मीन से, ओके, उन दिनों में गवर्नमेंट ने ये खोले हुए थे। जी, और एक और चीज़ जो मेन चीज़ है, गवर्नमेंट ने अच्छे काम किए थे। बताइए। अब वो ये था कि पहले तो जो पाकिस्तान से आए थे ना, उनको हम आम भाषा में पंजाबी बोलते थे। जी हाँ। और हरियाणा में क्योंकि अंग्रेज़ी नहीं चलती थी, तो वर्ड रिफ्यूजी था। जी लेकिन वो रिफ्यूजी की जगह, क्योंकि अंग्रेज़ी नहीं जानते थे, तो फौजी बोल गया, फौजी का छोरा, ये फौजी का छोरा है, नहीं के बेरा, वो हरियाणा की भाषा में। जी जी तो इंसिडेंटली मैं पढ़ता था जाट हाई स्कूल में, कैथल में, जाट हाई स्कूल में। तो वहाँ से 10वीं की, तो जाटों के साथ दोस्ती होती थी, तो उनकी भाषा तो जानते ही, भाषा सीख गए। तो अरे इनने के बेरा, ये तो फौजी का छोड़ा, फौजी का छोड़ा मतलब है कि रिफ्यूजियों का है, रिफ्यूजियों का और बेटा वो है, हाँ। रिफ्यूजी। तो हम बोलते थे पंजाबी अपने आप को, जी पंजाबी वो नहीं जो पंजाब में थे, वो जो उस पंजाब से आए थे, जी। पार्ट ऑफ पंजाब। विभाजन तो पंजाब एरिया का ही हुआ था। हाँ, वो करेक्ट, जी, विभाजन जी। तो पंजाब का ही हुआ, जी पंजाब मैक्सिमम तो पंजाब का हुआ। जी पंजाब दूसरे भी थे, जैसे ये जी, अपने राज कपूर वगैरह, वो पंजाब के नहीं थे, वो थोड़ा और आगे थे, जी। जो भी है। बाबूजी, किसी संगठन का सपोर्ट आपको मिला? कोई ऐसे संगठन जो सामने आए उस समय पे रिफ्यूजियों को मदद करने के लिए, कुछ हाँ, ऐसा है? केवल सरदार जी थे, केवल सरदार जी। जैसे ट्रेन क्रॉस करती है बॉर्डर,
तो सरदार जी टोकरे भरे हुए लंगर लाते थे और वो जबरदस्ती खिलाते थे। जी 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 और ये चीज़ मैंने इंदिरा गांधी के टाइम में देखी है, लोग नहीं मानेंगे। वो एक छोटी सी घटना अगर आप याद हो तो मैं जी जी 65 की वार में मैं अम्बाला में था, मुझे बहुत अवार्ड मिले हैं। और हाँ, अवार्ड मिले हैं, पड़ा हुआ अगर आप देखेंगे तो जी जी ये लड़का ला देगा। जी जी तो अवार्ड मिले हैं। तो वहाँ क्या था कि बम के लिए बरेली में जो स्पेयर पार्ट होते हैं बम में लगते हैं। जी 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 तो वहाँ मेरा जो बॉस था, जी जी स्क्वाड लीडर ZD अंसारी जी नाम रहा, तो उसने कहा कि भाई जो उस साइड का है तो उसको भेज देते हैं, उनके पास स्पेयर पार्ट नहीं है, हम दे दें, उस कुछ पार्ट्स होते हैं। तो मैंने ऐसे कहा जब मैं चला जाता हूँ, क्योंकि मैं पहले बरेली में था, तो मैं कहता पुराने दोस्त मिलेंगे। जी तो कहता अच्छा ठीक है ठीक है। तो उसी टाइम लेटर बनाया और वो वारंट मिलता है, अब जो रेलवे वारंट बोलते हैं, फ्री टिकट जिसको, जी। तो हम रेलवे वारंट बोलते हैं। तो वारंट ले लिया। जब मैं बैरक में आया तो मैं देखा कि मेरे पास तो कुल 10 रुपये हैं और रास्ते में मुश्किल हुई, एक दो जारों से मांगे, ये मेरे पास भी नहीं है, उनसे तो खाई इतनी थी, तो 100 रुपये होगी, मुझे याद नहीं आता। तो मैं कहा चलो भगवान भला करेगा, देखेंगे। तो वहाँ से स्टेशन पे आए, वो सरकारी गाड़ी में स्टेशन से आए तो अम्बाला स्टेशन पे, तो वहाँ से डायरेक्ट ट्रेन होती है बरेली के लिए पैसेंजर से। वहाँ बरेली पहुँचे। बरेली से जब स्टेशन पर बाहर आओ तो हमारी एयरफोर्स की गाड़ी खड़ी होती है, तो वहाँ उसमें गाड़ी में बैठ के वहाँ पहुँच गए, एयरफोर्स स्टेशन पहुँच गए। वो लगभग कोई 7-8 किलोमीटर होगा रेलवे स्टेशन से तो एयरफोर्स स्टेशन, तो 7-8 किलोमीटर वहाँ पहुँच गए। तो उसको दिया, मैंने स्टेशन पे ही नहा धो के, तो वर्दी वर्दी तो पहने हुए था, वर्दी थी, तो उसको वो स्पेयर पार्ट अटैची खोली और जो स्पेयर पार्ट भरे थे उसमें दे दिए। तो वो अफसर बोलने का भाई 2 मिनट बैठो, तुम्हें मूवमेंट ऑर्डर मिलेगा वापस जाने का। वो सरकारी ऑर्डर होता है ना, मूवमेंट ऑर्डर बोलते हैं जी तो अभी मिलता है। तो वो ले लिया। अब ले लिया तो अब मैं कहाँ जाऊँ, अब ट्रेन तो रात को है, वो तो मैं सारा देख के आया था। तो बाहर वो टैक्सी दे उठा के, खाली थी टैक्सी, और वहाँ रिक्शे पे आए, बाहर सड़क पर रिक्शे मिलते हैं एयर स्टेशन के बाहर। तो उन दिनों में आई रिमेम्बर वेरी मच कि रिक्शे की जो कास्ट थी 4 आने थी, 1/4 ऑफ चवन्नी बोलते थे। तो अगर आपकी दोनी लगेगी, 2 सवारी बैठती है ना, तो दोनी लगेगी, तो अगर आपने पूरा रिक्शा करना है तो चवन्नी दो, और नहीं तो दो वेट करो, दूसरी सवारी मिलेगी तभी वो चलेगा। तो वो मैं उसको लेके आ गया। तो मैं अभी अब दोपहर भी नहीं हुई है, मेरे को खाना खाना है, फिर ट्रेन तो रात की है, मैं क्या करूं। तो मैं सोचा भाई चलो खाना खा लेते हैं। तो वहाँ ढाबे पे खाना था, इतनी औकात थी, ढाबे पे गए, होटल तो था, ढाबे पे गए। तो जब वो खाना उन्होंने दिया, सर्व किया, तो मैंने कहा भाई तो खाना वाना खा के भाई पैसे कितने हुए, कहते वो बोर्ड पे लिखा हुआ है। बोर्ड पे देखा मिलिट्री वालों के लिए फ्री। अरे भाई शॉक, मैंने कहा भाई नहीं, मैं मेरे पास पैसे हैं, क्योंकि मुझे पता 3-4 आने लगने, ज़्यादा नहीं लगे। तो वो कहता नहीं साहब, वो बोर्ड लगा हुआ है, आप पढ़ लीजिए, आपको पहले पढ़ना चाहिए था, अगर आप नहीं फ्री देते अब हम पैसे नहीं लेंगे मिलिट्री वाले से। ओके। उसके बाद चले गए पैदल। तो मैं सोचा भाई दिन तो काटना है, तो मैं पिक्चर चला गया। वो मेरा शहर देखा हुआ था, मैं 1.5-2 साल रहा था वहाँ। तो लाइन में खड़ा हो गया। तो लाइन में खड़ा होकर थोड़ी देर बाद कोई आया, साहब आपके लिए तो टिकट उधर है, आप मिलिट्री वाले हैं ना, हाँ, तो आपके लिए टिकट उधर है। मैं एयरफोर्स में था। अच्छा। हाँ, तो वर्दी पहन रखी थी। तो मैं वहाँ गया, तो गेट कीपर होते हैं, तो उसने कहा साहब अंदर चलिए, मैं आपको सीट देता हूँ। तो उसने सीट दिया। तो वो पिक्चर चालू होने वाली सब जो आ गए, तो मेरे को टिकट ही नहीं है। तो मैं उठ के गेट कीपर के पास गया, मैं यार वो टिकट तो, कहता साहब कौन सी टिकट, मैं पिक्चर देख रही है, मेरे को फिल्म देख रही है। कहता नहीं नहीं मिलिट्री वाले हैं आप, तो मिलिट्री वालों के लिए फ्री है, बोर्ड लिखा है, आपने पढ़ा नहीं।
बाबूजी ये भी तो सत्य था कि मिलिट्री वालों ने ही तो कितना हमें सपोर्ट किया। सो मच सो इंडिया की मिलिट्री ने तो हमें बचाया। एंड द स्टोरी जी वो ये था कि वो 10 का नोट मेरी जेब में सेफ था व्हेन आई केम बैक टू अम्बाला। अब अपना ड्यूटी करके बरेली में और वापस आया, रास्ते में खाना खाया और कई बार चाय पी। कॉलेज के लड़के लड़कियां और एक गप है, हम अम्बाला में एयरफोर्स स्टेशन में, बहुत बड़ा एयरफोर्स स्टेशन है, सुनते हैं कि ये पाकिस्तान बनने से पहले ये जो था बहुत बड़ा स्टेशन था, बहुत बड़ा इंडिया में। तो वहाँ उनके मुसलमान वगैरह ट्रेनिंग वहीं से लिए हुए हैं। तो हमारा बामडम जो था मेन गेट से अंदर जो कोई 4-5 मील दूर था, मील हो गया, किलोमीटर नहीं, उधर मील चलते। तो रात को बैठे हुए हम, शाम को तो चाय बनी है, चलो चाय पीते हैं। कॉलेज के लड़के लड़कियाँ ETC के नीचे आके चाय वाय और फ्रूट, ये बिस्कुट, ये तो इंचार्ज थे, पूछते हैं। इंचार्ज था हमारा पंजाबी था, एक अमृतसर का, पीटर इंग्लिश नाम था उसका, पीटर। तो उसको मैंने कहा सब हम 3-4 आदमी हैं लड़के, अनमैरिड था, यंग मैन, तो हम चाय पीने जाएँ। जा यार कुड़ियाँ देखने चले हो, खुले दिन बकवास करता, चाय पी लें, हम चाय का टाइम है। तो दूसरा मेरा साथी आ गया, कहता क्या साहब यहाँ बेकार में बैठे हैं, अब ज़रूरत पड़ेगी तो दौड़ के आ जाएंगे। वो तो सायरन से पता लग जाता, सायरन होते रहते। तो मतलब ये था कि 24 घंटे वो कॉलेज के लड़के और लड़कियों ने मिल के ये बनाए हुए थे जी। 24 घंटे आपको चाय मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। और मेस में क्या होता था कि एक नॉन वेज होता था, नॉन वेज जो होता था वो लिमिटेड देते थे, आपको काउंटर पे खड़ा होना पड़ेगा। हम बोलते हैं मेस और आर्मी बोलते हैं लंगर। तो वो लाइन में खड़ा होता, लेकिन जब वार चली तो उसमें क्या था, आपने उसको बोला यार वो मटन का थोड़ा और डाल दें, वो 2 कड़छियाँ और डाल देगा। अरे इतना नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि वो जो फ्री वाले खाने वाले थे वो भाग गए थे। कुक ये वो लोग डबल भर के ले जाते हैं जो सिविलियन होते हैं। तो उस समय लोगों ने बंद कर दिया था क्योंकि वार का टाइम है। कौन सा वाला वॉर था? हाँ, कौन सा वाला वॉर था ये? 65 का वार में इंडिया पाकिस्तान वॉर। दैट टाइम इंडियन एयरफोर्स डिड नॉट कम इनटू एक्शन, व्हाई आई डोंट नो। वो नेहरू जी के ऑर्डर हो गए जी। उससे पहले 61 में हुआ था। तो आई हैव टेकन पार्ट इन दैट। बाबूजी आपने तो मतलब युद्ध भी लड़े हैं हमारे देश के लिए, मतलब आई हैव सीन 5 वार इन माय करियर। पहला था 61 और दूसरा था 62 जो एयरफोर्स डिड नॉट कम इनटू एक्शन बट वी वर ऑन द अलर्ट। यस, वो नेहरू जी का ऑर्डर थे, नेहरू जी प्रधानमंत्री हुआ। तो 61 में क्या हुआ था कि वार तो लड़ा और हमारे एयरफोर्स के 3 स्टेशन थे, केवल देवर ऑन द वार फुटिंग जी। बॉम्बे, पुणे और जामनगर। आई वाज इन जामनगर जी। तो ये तीनों ने, लेकिन जब वार ख़त्म हुआ, ये एक सिस्टम है पूरे वर्ल्ड का, मेडल मिलते हैं और स्टार मिलते हैं। जो वार में एक्चुअल भाग लेते हैं उनको स्टार मिलते हैं, मैं दिखाऊंगा अभी आपको जी जी जी। तो स्टार मिलते हैं और जो पूरे फौज में थे उन सबको तो मिलेगा, चाहे वो मद्रास में बैठा है, वार तो यहाँ हो रही है, तो उनको मेडल मिलते हैं। और जिन्होंने ज़्यादा काम किया तो उनको कुछ सर्टिफिकेट ये वो अलग है। आपने सुना होगा वीर चक्र ये वो, एक पिक्चर भी बना है जी। तो बाबूजी अभी मतलब हमारा मेन जो अभी हमारा है, एक सवाल मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप आर्मी में रहे, आप एयरफोर्स में रहे, आप हमारे सेना में रहे, आपने 5 वॉर्स भी देखी, तो ऑब्वियसली यू आर अ लिविंग लेजेंड फॉर अस। और आपके माध्यम से आज ये इंटरव्यू सारी विश्वविद्यालय, सारा देश देख रहा है। एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है कालरा साहब कि विभाजन को आप कैसे देखते हैं आज इस समय? अब आपकी उम्र तकरीबन 90 बरस होने वाली है। विभाजन को, 47 के विभाजन को आप आज कैसे देखते हैं?
well, that depends actually जी one's own thinking. राइट मेरी thinking may be different from the word, but from politician. जी 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 But all the same, जी this could have been avoided. This could have जी been avoided जी if Who do you those think is Patel responsible? साहब, नेहरू जी और महात्मा गांधी, ऐसे बहुत सारे थे, और जिन्ना, ये मुस्लिम और हिंदू की लड़ाई नहीं थी। ये दिखाना चाहते थे, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान से जो चल के आए वो सारे हम मुसलमान हिंदुओं ने निकाल दिए, जी 99.9% निकाल दिए, बाकी कुछ बचा हुआ है। लेकिन इधर से ऐसा नहीं हुआ था, हाँ इधर से ऐसा इधर से नहीं ऐसा नहीं हुआ था। हम्म, जो गए थे, कोई कंपल्शन नहीं था। जी सो बाई सो के एक ट्रेन हमारी वहाँ से आ रही थी तो पूरी की पूरी ट्रेन को मार डाला गया। काट दिया था जी तो गांव में से मिट्टी का तेल गार्ड वगैरह लेने गए थे ताकि उस ट्रेन को जला दिया जाए। हम्म, तो ये they were in a hurry to get the independence. हम्म, I feel, जी and I may be wrong also. नहीं नहीं बाबू जी आपका अपना I पर्सपेक्टिव है feel वो। कि they could have waited. जी Britishers were ready to लीव अल्टीमेटली clean, यस go off. सब जल्दबाजी में हुआ और पूरा हाँ, प्रशासन इसमें इन्वॉल्व क्योंकि ये लोग जो है ना पॉलिटिशियन, जी फॉर एग्जाम्पल आई नो 61 में मैंने भाग लिया है, जी गोवा दमन दीव, जी 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 ये तीनों जो है ना टापू, ये पुर्तगाल के अंडर थे। ये भारत में नहीं आना चाहते थे वो नहीं, वो कहते थे कि हम जो है पुर्तगाल नहीं, राजा था उन दिनों पुर्तगाल जी में, जी जी वो कहते कि हम नहीं छोड़ेंगे कभी भी। हाँ, नहीं बिल्कुल सही सन 47 में आज़ादी मिली, जी नो, रॉन्ग, आई टेल यू। जी सन 47 में ओनली ब्रिटिशर लेफ्ट, बट लिमिटेड पीरियड, लिमिटेड। 47 के बाद हमारा जो राष्ट्रपति जी थे वो नहीं थे उन दिनों में, हमारे गवर्नर जनरल थे जी। माउंट बैटन, माउंटबेटन 1 साल रहे, और उन्होंने बाद में 1 साल बाद कहा, भाई मेरे को माफ करो मैं जा रहा हूँ। जी तो उस समय फिर गवर्नर जनरल रहे राजा जी, उनका नाम था, मद्रासी थे राजा जी, 2 साल रहे। जी उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू बीइंग एंड राष्ट्रपति की पोस्ट बनी हाँ जी Right. राइट राइट 1950 में। राइट तो जब हम रिपब्लिक बने या तो ये गवर्नमेंट राजा, उन दिनों के नेता जो थे ना, नेहरू जी, गांधी जी, जिन्ना वगैरह, तो ये आपस में मिल के कितने भी लड़ाई करो। हम्म, अब जिन्ना, मैंने सुना है, आई डोंट नो हाउ फार इट इज करेक्ट, जी। जिन्ना ने कभी नमाज नहीं पढ़ी, जी नहीं उनको कभी, वो तो वो- खुद एक कन्वर्टेड हिंदू था हाँ, तो वो कुछ लोग बोलते हैं नहीं, नेहरू जी मुसलमान थे, उनके पेरेंट्स वगैरह कहानियाँ बताते हैं, कहानी लेकिन किसी ने कोशिश नहीं की कि दिस शुड हैव बीन अवॉइडेड। पार्टीशन, यस यस पार्टीशन में दूसरों की नहीं, मैं अपने जानता हूँ, मेरे पेरेंट्स वेल टू डू थे, जी और दादाजी के कहने के मुताबिक हम गांव में सबसे ज़्यादा अमीर थे। गांव में स्ट्रेंथ रही होगी 400-500 घर होगी, जो भी आए, तो वो कहते हैं, और जहाँ आके मैं केले बेचे हैं, तो ये मैंने बेचे। माई फर्स्ट सर्विस, यहाँ एक शक्ति नगर है, सुना आपने? जी विश्वविद्यालय के पास है हाँ, विश्वविद्यालय के पास शक्ति नगर में एक हाई स्कूल है, अब सीनियर सेकेंडरी होगा। अच्छा तो उसके गेट के बाहर फुटपाथ पे एक मदर डेयरी का डिपो था। अच्छा दैट वाज माय फर्स्ट सर्विस एज ए मैनेजर देयर। अच्छा 50 रुपये उन दिनों में, 1960 फरवरी में आई ज्वाइन दैट पोस्ट। वो किसी की अप्रोच से, तो वहाँ एक मैनेजर होता था, एक असिस्टेंट होता था और एक चौकीदार, 3 आदमी होते थे। वो बोतलों में दूध मिलता था, अब भी कहीं है कि नहीं है मुझे नहीं पता, अब तो मदर डेयरी आ गया ना, उन दिनों में ये था, मदर डेयरी था। तो वहाँ बाकी तो ये है कि भाई उतनी पार्टीशन में उन लोगों ने तो राज किया, नेहरू जी हो या जिन्ना हो, उन्होंने तो वो क्या क्या नाम अपना कमाया, चाचा नेहरू हो गया, बापू जी हो गए तो बापू जी हो गए,
अरे परेशानियां तो उन्हीं आम जन ने झेली जो वहां से आए। जी। वो जो आदमी खाते पीते थे, नौकर रखते थे, हाँ, उनको पूरा फॉर्च्यून रिवर्स हो गए। फॉर्चून, अरे पाँव में जूती नहीं देखी हमने। ओहो, कितना खराब समय। आपने वर्ड सुना ठुड्डा? नहीं, क्योंकि नंगे पाँव होते थे तो बच्चे कहते हैं कई बार चलते चलते ना चोट खा जाते हैं, छाले पड़ जाते होंगे। और ना छाले तो पड़ते हैं, वो उंगलियों के। अब मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको दिखाएगा चोट लगी हुई है, उसमें चोट लगी है, तो वो ठीक नहीं हुआ है अभी भी। 80 साल होने वाले हैं। बाबूजी, अब यही जो आपने आज सबसे पहले, अभी थोड़ी देर पहले आपने बात बोली कि ये हिडन चीजें, किताबों में तो सिर्फ ये बताया गया है कि कितना विभाजन हुआ, कितने लोग मारे गए, कितने लोग यहाँ आए, कितने हिंदू थे, कितने मुस्लिम थे, कितनी औरतों के साथ बर्बरता हुई। लेकिन किताबों के बियॉन्ड आज जो आपने हमें बताया है, पूरे विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय और पूरा भारत इस चैनल, इस यूट्यूब वीडियो को आज देखेगा, तो आपका ये जो एक्सपीरियंस है, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए इट विल बी अ थिंग ऑफ रिसर्च। वो रिसर्च करेंगे इस पे और ज़्यादा डेवलप करेंगे। तो आपका बहुत बहुत आभार इस चीज़ के लिए। पर पाऊ जी, एक आखिरी सवाल जो मैं करके इस पूरे हमारे इस इतने यूज़फुल इंटरव्यू को मैं ख़त्म करना चाहूँगा। सवाल ये है कि आने वाली पीढ़ियों को, जो आपकी आने वाली पीढ़ियाँ हैं, जो ये वीडियो हमारा देखेंगी, जो आपका ये साक्षात्कार देखेंगी, जो इतना कुछ आपसे सीखेंगी, आप उन आने वाली पीढ़ियों को अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे इस पूरी त्रासदी से रिलेटेड? विभाजन, हिंदू मुस्लिम दंगे, परेशानियाँ, पॉलिटिक्स, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन्हें? या मेरा मैसेज जो है ना, इट इज टोटली अगेंस्ट एवरीबडी ऑफ द वर्ल्ड। आप बताइए। हाँ, नंबर 1 इज दिस, मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना। जी। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, ये किसी शायर ने लिखा था, वो भी मुसलमान था, चला गया, वो तो अलग बात है, आपने सुना होगा। जी जी, सुना। एक पिक्चर का भी गाना है, ये मस्जिद है वो बुत खाना, चाहे ये मानो चाहे वो मानो, मतलब तो है दिल को समझाना, चाहे ये मानो चाहे वो मानो। खुदा ने धर्म नहीं बनाया, खुदा ने इंसान बनाया है। उसने शेड्यूल कास्ट नहीं बनाया, उसने मुस्लिम नहीं बनाया, आपको हिंदू नहीं बनाया जी। ये हमने बनाए हैं। जी। धर्म किस लिए बने? इसलिए बने हैं कि सही रास्ते पे जाएं, लेकिन हो रहा है उल्टा शुरू से। आज से नहीं, शुरू से था। जी। मतलब ये झगड़े क्यों हुए, पार्टीशन क्यों हुआ? हिंदू मुस्लिम का चक्कर था, और कुछ नहीं। पॉलिटिक्स का चक्कर, पॉलिटिक्स चक्कर था। वो अपना नाम कमाना चाहते थे, इधर नेहरू जी, गांधी जी, और उधर वो जिन्ना साहब। जी। क्या मिला उनको? अब हिस्ट्री बताती है मुझे आज तो बाबूजी पाकिस्तान भी एक फेल्ड स्टेट है। एक फेल्ड स्टेट। एक अगर 1 साल और रुक जाते तो जिन्ना मर चुका होता, क्योंकि उसको टीबी था। लेकिन बाबूजी, जिन्ना नहीं तो डायरेक्ट एक्शन डे करके इतने दंगे फैलाए, तो जल्दबाजी करनी ही पड़ी, वरना शायद विभाजन होता ही ना। एनीवे, वो कि ये अपने भिन्न भिन्न विचार हो सकते हैं। जी। मैं सोचता हूँ कि इन लोगों को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, और 2-4 साल रुक सकते थे। एनीवे, वो 14 साल रुके कि नहीं गोवा दमन दीव में, वेयर आई हैव टेकन पार्ट। 61 में हमने लड़ाई लड़ी, और बाद में ये आया कि नेहरू जी का आ रहा है कि नहीं ये तो इंटरनल डिस्टर्बेंस थी, देयर नो वार एंड नथिंग। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आप रिपीट कर रहा हूँ, एयरफोर्स जाके बम गिरा के रनवे वगैरह बांधे ताकि हेल्प ना सके बाहर से। उसके बाद तो सारा काम आर्मी का होता है। जी। आर्मी ने आज़ाद कराया गोवा दमन दीव को। जी जी, कराया, तो भारत में नेक्स्ट किया। 14 साल तक वेट किया ना, किया था, कोई कारण रहा हो तो वाई को ना ये उसको ब्रिटिश को बोलते भाई हमें नहीं चाहिए ऐसी आज़ादी जिसमें हमें पार्टीशन करना पड़े। जी जी जी, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही कल रहा साहब, बहुत अच्छी बात आज आपने बोली। वो अलग अलग विचार हो सकते हैं जी, रुका जा सकता था, एक जल्दबाजी डिसीजन टेकन इन हेस्ट। नॉट ओनली दैट, फ्रेंच टू, यस, वो भी उस राज कर रहे थे। यस, दे आल्सो डिडंट लीव इंडिया। उसका नाम है पांडिचेरी पहले। जी हाँ, जी हाँ। वो आजकल पुदुचेरी बोलते हैं उसको। जी जी, पुदुचेरी में अभी इलेक्शन भी हुआ है रिसेंटली, अभी हुए जी। तो वो जो था फ्रांस के अंडर था,
तो उन्होंने बाद में डिसाइड किया कि हम जाएंगे 1948 रिकॉर्ड में 1948 में दे लेफ्ट देयर। तो अगर वो पांडिचेरी को फ्रेंच को टॉलरेट कर सकते हैं और उनको टॉलरेट करते हैं, ब्रिटिश को क्यों नहीं? जी बिल्कुल सही। बाबूजी, आज दिल्ली विश्वविद्यालय के साक्षात्कार से आने वाले लोगों को ये मैसेज मिला है और ज़रूर आने वाली पीढ़ियां इस पे ज़रूर रिसर्च करेंगी और आपका ये सजेशन अलग हो सकता है लेकिन वाजिब है। बहुत अच्छा सजेशन दिया आपने। तो हमारे सभी दर्शकों ने देखा आज श्री बंसी लाल कालरा जी, डिस्ट्रिक्ट मियांवली, 1940 में उनकी पैदाइश थी। 47 के बाद कुछ महीनों के बाद विभाजन के भारत आए। उन्होंने पूरा अपना जीवनी हमें बताया, किस तरीके से कुरुक्षेत्र में, कैथल में रुके, कितनी परेशानियों से, झुग्गियों में रुके, अपने आप को जिंदा रखने के लिए किसी ना किसी तरह खाना खाया, कभी लोगों से, कभी किसी और संगठन से मदद मिली। एक वेल टू डू खाते पीता परिवार किस तरह उजड़ गया, जिनकी अपनी रियासतें थी, जिनके अपने इतने घर थे, सब मियांवली में छोड़ाए, लेकिन फिर भी उम्मीद नहीं टूटी, ताकत नहीं टूटी। देयर वॉज अ सेंस ऑफ डिग्निटी इन हिज पर्सोना। ही इवन जॉइंड द एयर फोर्सेस। भारत में 5 अलग अलग युद्धों में, कई युद्ध में इन्होंने साथ दिया। ये हैं भारत के वो सपूत, वो पुत्र, वो लोग जिनकी साक्षात्कार से सिर्फ हम ही नहीं, जितने भी दर्शक बाबूजी आज आपका ये साक्षात्कार देखेंगे हमारे YouTube चैनल CIPS सेंटर फॉर इंडिपेंडेंट स्टडीज़ के माध्यम से, दिल्ली विश्वविद्यालय के इस माध्यम से, आने वाले समय में ये सारी चीज़ें जो आपने बताई बाबूजी, ये आने वाले समय में रिसर्च के टॉपिक्स बनेंगे। आने वाले पीढ़ी लोग इसको देखेंगे। एंड जैसा कि कालरा जी ने आज खुद बोला कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं लिखा जाता, इतिहास सिर्फ पन्नों पर नहीं लिखा जाता, कई इतिहास, असली इतिहास दिलों में है, आत्माओं में है। और आज अपने दिल और आत्मा से, और जो आज कालरा साहब ने हमें बताया, वो हिडन चीज़ें, वो नैरेटिव्स जो कहीं ना कहीं छुपी रह गई, आज हम सब की ओर से कालरा जी आपका बहुत बहुत आभार। दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार उन चीज़ों को उजागर करने के लिए जो कहीं ना कहीं हवा में खो गई थी, जो कहीं ना कहीं लोगों के जहन में खो गई थी। इसी के साथ मैं पीयूष चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, हंसराज कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी, आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही हमारे सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज़ के डायरेक्टर प्रोफेसर रविंदर जी, उन सब की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार। ये मुहिम हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति, हमारे वाइस चांसलर साहब प्रोफेसर योगेश सिंह जी की देन है। उनका भी, उनके सपोर्ट के लिए हम उनका भी बहुत बहुत आभार करते हैं। साथ ही हमारे साथ हमारे टेक्निकल असिस्टेंट, जितने भी वीडियोज़ आप देखते हैं इनमें उनकी मेहनत होती है। डॉक्टर गुरजीत सिंह जी, जो एक सहायक प्राध्यापक हैं दयाल सिंह कॉलेज में, पंजाबी विभाग में। हम सभी की ओर से, पूरे विश्वविद्यालय कम्युनिटी की ओर से आपका बहुत बहुत आभार। अगर आपके पास ऐसे कोई लोग हों, ऐसे लिविंग लेजेंड्स हों, कालरा साहब जैसे और लिविंग लेजेंड्स हों, जिन्होंने विभाजन की त्रासदी झेली, जिन्होंने त्रासदी झेलने के बाद टूटे नहीं और आज भी वो अपने रिश्ते, अपने एक्सपीरियंसेस हम सबके साथ साझा करना चाहते हैं, तो कृपया करके हमारे सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज़ के साथ उनकी इन्फॉर्मेशन शेयर करें। दी इन्फॉर्मेशन विल बी देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उम्मीद है कि आने वाले समय में एक बारी फिर से किसी और साक्षात्कार में मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक नमस्कार, जय हिंद।